तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। अगर इस जिंदगी में आप लोग कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए उस लेवल की आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी जिस लेवल की चीज आप लोगों ने पाने की सोची है। और कोई भी अगर उस चीज को पा चुका है या उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों को उस इंसान से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा जो कि उस चीज को पाना चाहता है, तभी आप लोग कंपटीशन में अपने आप को आगे पाएंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो गलती करने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉपर वे में अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, अच्छे से आप लोगों की रिवीजन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर होना चाहिए प्रॉपर वे में, तभी आप लोग जो नॉर्मल तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं उससे आगे अपने आप को पाएंगे। देखिए, अगर जहां पर भी आप लोगों ने कमी की तो समझिए रेस से बाहर। तो इसीलिए आप लोग चेक करते रहिए हमेशा अपने आप को कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और इसको चेक करने का सबसे शानदार तरीका होता है पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए और देखिए आप लोग कितना उसमें से सोल्व कर पा रहे हैं, कहां कहां कमियां हैं, ताकि आप लोग अपनी कमी को सुधार सकें। और ये चीजें फॉलो करते रहिए जब तक कि आप लोग अपने आप को एक कंफर्ट जोन में न पाएं। तो ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि अगर आप लोग प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो आप लोग अपनी मंजिल के अपने आप को काफी करीब पाएंगे। और जिस किसी ने भी इस तरीके में कोई भी कोताही बरती वही फिर रेस से बाहर होगा। तो इसलिए आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या करना है? अपनी नींद का त्याग करना है, अपनी मौज मस्ती का त्याग कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि साधु संत बनना है यार, आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसको अपना जो भी डिसाइड किया है आज के दिन जो काम कंप्लीट करने हैं उसको कंप्लीट कर लो। और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में अपना थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लो, अपना जो आप लोगों को लाइफ में इंजॉय करना है थोड़ा बहुत पर, लेकिन अपना पूरा जो फोकस होना चाहिए, जब काम करो तो काम पर होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग अपनी चीजों को सही तरीके से समेट पाओगे। देखिए, हर एक इंसान आज के डेट में मेहनत कर रहा है, पर लेकिन आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि ये पोस्ट आपको मिलेगी या नहीं। तो करंट अफेयर की डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर को चाहते हैं कि आप लोगों की मुट्ठियों में रहे तो ये 2 वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए, शानदार तरीके से करंट अफेयर पर आप लोग अपनी कमांड कर पाएंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले क्विज होगा आप लोगों के सामने, टकटकी लगाकर ये क्विज देखना। इसके बाद में आप लोगों के सामने फिर क्वेश्चन होंगे, उनका डिस्कस करेंगे और डिटेल में वीडियो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये जो पार्ट है बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पार्ट है। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, न्यूज में क्यों है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडस और जो गंगा रिवर के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है IUCN के अंदर, पर लेकिन फिर भी एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ये कैटेगरी कौन सी है? जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कैटेगरी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर कौन सी कैटेगरी में है ये आगे बात करते हैं। यहाँ पर अभी 12 के करीब गांव ऐसे हैं जिनके द्वारा ये यहाँ पर उनगोट जो रिवर है ये बेसिकली काफी क्लीन रिवर है इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, जहां 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये लोग जो है वो इसका अपोज कर रहे हैं। तो ये जो रिवर है जिसका नाम है उनगोट, तो आप लोगों को ये बताना है कौन से राज्य की बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन है, ये जो उनगोट रिवर है ये एक नेचुरल बाउंड्री है, यानी कि 2 एरिया को डिवाइड करती है। पहला एरिया यहां पर राई पिनार, ठीक है, बेसिकली री पिनार आप लोग बोलिए। तो री पिनार एक पर्टिकुलर हिली है, एक हिली एरिया है जिसको हिल एक नाम से जानते हैं। और दूसरा है हेमा खेरिम, तो ये भी एक पर्टिकुलर हिली एरिया है। इनके तो नाम आप लोगों ने सुने, जो मैंने यहाँ पर ये नाम जो है ये मिटा दिए हैं, ये इनके लोकल नाम है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनके जो ये नॉर्मल नाम है ये आप लोगों को बताने हैं। जब डिस्कस करूंगा तो आप लोग जान पाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग इनको जरूर कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। पर लेकिन इनके डिफरेंट नाम भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, जब एग्जामिनर जो होता है वो मजा लेने के मूड में होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं जिनके द्वारा अभी रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो उसको AICTE आप लोग बोलते हैं, लीलावती अवार्ड जो वुमेन इंपावरमेंट के लिए होता है उसके प्रेजेंट किया गया। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर यह प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है मानस के बारे में। इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी आर्गुमेंटेशन सिस्टम, यानी कि आर्गुमेंटेशन यानी कि वृद्धि, ठीक है, ताकि चीजों को सुधारा जा सके, प्रमोट किया जाए मेंटल हेल्थ यानी कि वेलबींग के बारे में और जो इंसानों की मेंटल हेल्थ है उसके बारे में। तो इसका मोटो क्या है ये आप लोगों को बताना है, ये भी न्यूज में है, जानेंगे इसके बारे में। स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक V भी कई बार आप लोग इसको बोलते हैं, ये एक मेडिसिन है कोविड-19 के लिए। ये कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है? पहला क्वेश्चन तो ये है। अभी हमारी कंट्री में इसको इमरजेंसी क्लियरेंस दिया गया, जिसके चलते यहां पर ये इमरजेंसी क्लियर देने वाली बॉडी है DCGI। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसको NCSC आप लोग बोलते हैं, ये एक संवैधानिक बॉडी है हमारी कंट्री में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर ये बॉडी आती है। और एक आप लोगों को ये और पता होना चाहिए, हमारी कंट्री में 2 अलग अलग बॉडी है, एक को बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दूसरे को बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो संविधान में कौन सा संशोधन
करके यहाँ पर ये दो अलग अलग बॉडी बनाई गई थी सेपरेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये सारी बातें हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग ये लेक्चर देखना है ताकि आप लोग ये आंसर सारे जान पाए। और वीडियो के एंड में आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा लास्ट वाले लेक्चर का। देखिए अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार आप लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, तो फिर ये समझिए काफी कुछ आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो ये पैटर्न आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। तो इसके द्वारा अभी राकेश कुमार जो डायरेक्टर थे यहाँ पर, ये बेसिकली इनको अभी इनकी पोस्ट से ट्रांसफर किया गया, हटाया गया है, ठीक है, क्योंकि करप्शन के चार्ज में पाए, ट्रांसफर नहीं किया गया, हटाया गया है, करप्शन के चार्ज इनके अगेंस्ट पाए गए थे, ठीक है। तो ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ठीक है, तो इसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट है, यहां पर नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये नागपुर के अंदर है। तो कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट जो न्यूज में होते हैं उनके नाम आप लोगों को आइडिया पता होना चाहिए थोड़ा सा, उनको आप लोगों से डायरेक्ट मैच कर क्वेश्चन बन जाता है स्टेट पीसीएस के अंदर कई बार, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर यहां पर ये आते हैं। तो ये जो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये आते हैं। जो हेडक्वार्टर है इसका ये है बेसिकली नागपुर के अंदर, और 1958 यानी कि 1958 में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था हमारी कंट्री के अंदर। हेडक्वार्टर जो है, जो बात करें इसके बारे में, तो इनको बेसिकली जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, तो ये भी हल्का सा याद रखिएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये काफी स्पेशल फोकस देता है वाटर सप्लाई के बारे में, सीवेज जो डिस्पोजल, यानी कि जो भी आप लोग जो गंदा पानी होता है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है आसानी से, ठीक है। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है उसको कैसे टैकल करना है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर ये काम करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर ढंग से काम नहीं किया जाएगा तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के चलते ये न्यूज में आया, तो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, दूसरी न्यूज है यहाँ पर डिटेल एनालिसिस जो साउथ एशिया रिवर डॉल्फिन का जब यहाँ पर किया गया, तो उसके अंदर यहाँ पर कई सारी बातों का पता चला। तो इसमें यहाँ पर जो इंडस और जो गंगेटिक जो बेसिकली रिवर डॉल्फिन है, उनको दो सेपरेट स्पीसीज की कैटेगरी में डाला गया। अब तक उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, यानी कि जो इंडस रिवर के पास में जो पाई जाती है, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडस रिवर के ऊपर जो यहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है इंडस रिवर सिस्टम के, और एक गंगा के पास में जो यहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड की जा रही है इनके द्वारा। करेंटली इंडस जो रिवर है और इसी के साथ में जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, उनको 2 सब स्पीसीज की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर प्लेटिनिस्टा, ठीक है, तो गंगेटिक, तो यहाँ पर PLATANISTA प्लेटिनिस्टा गंगेटिक के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इंडस और जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, दोनों को क्लासिफाइड किया जाता है ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। इंडेंजर्ड की कैटेगरी में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इवन जो एनेक्सर फर्स्ट है यहाँ पर, ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जैसे कि ये डॉल्फिन है, तो इनका जो ट्रेड होता है उसको भी रोकने की बात करती है, ताकि इनके लिए कोई ट्रेड न किया जा सके जो ऐसी स्पीसीज रहती है। देखिए अगर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तो और ज्यादा खत्म करेंगे इनको, और ज्यादा खाएंगे, मारेंगे, तो उसको भी रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार न्यूज में रहता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा, और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। ये रिसेंटली अभी कई बार न्यूज में आ चुकी हैं, तो कुछ एक हल्का सा कई बार ये पूछ लेंगे कि अपनी कंट्री में अगर बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में याद रखिएगा 1972 का है, जिसके हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, ठीक है। ऐसी रिवर देखिए जिसको आप लोग जमीन के अंदर तक सारी चीजें दिखाई दें। इंडिया में शायद ही कोई रिवर आज के डेट में ऐसी बची हुई है, तो ये एक प्यारी सी रिवर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिवर नॉर्थ ईस्ट के राज्य से निकल कर आती है। इसका नाम है उमनगोट। तो यहाँ पर उमनगोट जो रिवर है यहाँ पर ये कहाँ की है, ये मेघालय के अंदर से रिवर आती है। मेघालय आप लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हो गया मेघालय, ऊपर आसाम हो गया, नीचे ये बांग्लादेश हो गया, तो इधर आप लोगों को मेघालय देखने को मिलेगा। तो जो मेघालय के अंदर ये रिवर है, इस पे रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की जा रही है 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की। तो गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं यार, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। ये जो रिवर है उमनगोट, ये यहाँ पर ये द्वाकी बेसिकली टाउन से होती है वेस्ट जैंता हिल, मेघालय के अंदर आप लोगों को ये बहती हुई नजर आती है। जो रिवर है ये एक नेचुरल बाउंड्री है। जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने जैंता और खासी हिल का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर री पिनार जैंता को बोलते हैं, और हिमा जो खैरिम ये इसको खासी को बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम भी, ये भी नाम आप लोगों को एग्जाम में देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि यहाँ पर जो बेसिकली ये रिवर है नेचुरल बाउंड्री किन दो जो बेसिकली हिली एरिया के बीच में, तो ये दो नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो द्वाकी है यहाँ पर
जो टाउन है जहां से ये फ्लो होती है, ये बेसिकली यहां पर एक आप लोगों को ब्रिज भी देखने को मिलेगा इस रिवर के ऊपर, उमनगोट रिवर के ऊपर। विलेजर्स जो ये बेसिकली जो विलेज है ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर आप लोगों को नजर आएगा। और कई सारे लोग जो हैं वो इसलिए यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस रिवर के चलते लगभग 13 गांव के लोग जो हैं वो यहां पर सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि ये लगभग 296 के करीब जो हेक्टेयर एरिया है वो पानी के अंदर चला जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बांध कैसे बनाए जाते हैं, बांध बनाया जाएगा, बांध से फिर यहां पर बिजली बनाई जाएगी, तो वो बांध जो है काफी लंबे एरिया में पानी को फैलाएगा, तो वहां पर जो पानी इकट्ठा किया जाएगा तो उसकी वजह से यहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया था, पर फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो गांव जो है, जो गांव में जो लोग हैं वो यहां पर इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। पुराने टाइम पर भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहे हमारी कंट्री में जिसके ऊपर इस तरीके से कई सारी बातें की गई। ओके, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उनके द्वारा अभी रिसेंटली AICTE ये लीलावती अवार्ड जो है ये वुमेन इंपावरमेंट के लिए बेसिकली दिए जाते हैं। देखिए, अगर वुमेन इंपावरमेंट की बात करें तो किसी भी फील्ड में अगर कोई भी किसी भी तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है, जैसे सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी या क्रेडिट जो दिया जाता है मार्केटिंग के बारे में, या फिर इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज या वुमेन के राइट के बारे में बात करें, तो अगर इनमें से किसी भी एरिया में काम किया जाता है, ठीक है, कि साफ सफाई हो गया, हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, या फिर न्यूट्रिशन के बारे में, कोई भी इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई इनोवेटिव आइडिया लाता है, कोई भी काम करता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है ताकि उनको भी जो महिलाएं हैं सपोर्ट किया जा सके काम करने के लिए और आगे उनको बढ़ाया जा सके। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल जो एजुकेशन है ये स्टेब्लिश किया गया इसके द्वारा लीलावती अवार्ड वुमेन इंपावरमेंट के लिए। नाम जो रखा गया 12th सेंचुरी की मैथमेटिशियन जो बेसिकली बात की जाती है, तो उनके द्वारा जो भास्करा जो सेकंड थे मैथमेटिशियन, उनके ऊपर काफी काम किया गया और अपनी टैक्टिक्स डेवलप की गई लीलावती के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड यहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हल्की सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये बड़ी प्यारी लग रही है जब मैंने पिक्चर देखी मतलब देखो आप लोग यार, अपनी देश के अंदर भी ऐसी रिवर है, नॉर्मली अगर देखोगे तो बड़ी गंदी गंदी रिवर देखने को मिलती हैं, पर लेकिन ऐसी भी रिवर है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कहीं ना कहीं, इनको हम लोग को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप लोग क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइएगा जरूर। अंदर तक का तलहटी दिख रही है बिल्कुल, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर अभी ईरान न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। सबसे पहले तो इसके बारे में समझते हैं आखिर न्यूज में क्या है और क्या क्या बातें चल रही है, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न हो। ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो अभी रिसेंटली यहां पर न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो बाइडन जो है उसमें एंट्री करने की सोच भी रहे हैं, पर लेकिन उससे पहले ईरान के सामने कई सारी शर्त रख रहे हैं कि तुमको ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है। तो कई सारे ऐसे काम है जिसमें से अभी यहां पर बात की जा रही है, जैसे कि अपने जो भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है सारे आप लोगों को बंद कर देने हैं, ठीक है, ये करना है वो करना है। पर लेकिन रियलिटी में एक होता है ना कि इच्छा जताते दोनों के सामने अगर मिलकर आ जाए तो हाँ दोनों मिलकर बात करें, चलो ये काम कर लेते हैं, तो समझ में आता है। ये बोला है पहले तुम ये करो, वो बोल रहे हैं पहले तुम वो करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर डील से जब बाहर निकले उस टाइम पर हसन रूहानी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सारी चीजें सारे पैटर्न प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए तो इसमें इनकी गलती तो कोई है नहीं, और फिर यहां पर जब ये डील को फॉलो कर रहे हैं उस तब से लेकर अब यहां पर इनके ऊपर फिर सैंक्शन भी लग गए, तो अब यहां पर वो सैंक्शन लगी गए तो फिर इन्होंने भी उसको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो आज की डेट में कई सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये नितांज, याद रखिएगा ये फैसिलिटी है यूरेनियम एनरिचमेंट की, जिसके थ्रू बॉम्ब बनाने की कोशिश की जाती है ईरान के द्वारा। और भी कई सारी है, अराक हो गया, ठीक है, तेहरान के अंदर हो गया, ठीक है, ये कई सारे एरिया आप लोग यहां पर दिखा रखे हैं। तो ये न्यूक्लियर के जो बेसिकली यूरेनियम है उसको एनरिच करने का काम करते हैं। तो 164 IR6 सेंट्रीफ्यूग, ये 30 IR5, अनदर 30 IR जो बेसिकली ये डिवाइस, इसे ये बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्टर के फील्ड में सारे काम किए जा रहे हैं, ये यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। और ईरान नितांज जो फैसिलिटी है यहां पर भी ये काम किया जा रहा है। तो लेटेस्ट अगर ईरान की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर यहां पर उससे पहले ही इन्होंने यहां पर अपना जो भी ये एनरिच करने की फैसिलिटी है ये और ज्यादा बढ़ा दी। रीजन क्या है? रीजन ये कि बार्गेनिंग करने के लिए इनके हाथ में ज्यादा पावर रहेगी उस टाइम पर। देखिए यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए पहले इनको बोला तुम ये काम करो तो हम लोग ये चीजें अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो यार पुराने डील में एकदम आ जाते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से ईरान को ये लग रहा है पता चला हम लोगों ने यहां पर बंद कर दी अपनी सारी फैसिलिटी और वो अपनी डील से नाट गया, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी ये डील से निकल चुके हैं, तो इनको वो सदमा लग रहा है। तो कई सारी ऐसी बातें निकल कर आ रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज निकले तो उसके चलते कंडीशन ही होगी। तो जो बाइडेन ने तो बोला तो था कि आते ही मैं डील में अंदर घुस जाऊंगा, पर लेकिन फिलहाल ये भी एक तरीके से रिलेक्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि उस तरीके से डील के अंदर जाने की कोशिश नहीं की जा रही जैसे इनके द्वारा बोला गया था।
तो इसके चलते ईरान ने भी अपनी एक्टिविटी दिखानी स्टार्ट कर दी। तो वियना में जो टॉक होने वाली है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो हरकतें की गई थी उसको कम करने की बात की जाएगी, और बाकी देखते हैं कि कैसे यहां पर सस्पेंड किया जाता है जो सारे कमिटमेंट यहां पर किए गए थे, अब उसको कैसे आगे लेकर चला जाएगा। ईरान जो है वो यूएसए के साथ में बात करे सीधा सीधा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी सैंक्शन लगाए गए उनको हटा दो तो हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर ये कई सारी बातें चल रही हैं, तो बैन लगा रखा है ऑयल के एक्सपोर्ट पे, इसी के साथ में सस्पेंड कर रखी है और भी कई सारी चीजें, जो कि यहां पर बेसिकली अगर कोई यूएसए के पैसे यूज करेगा, जैसे कि आज की डेट में साउथ कोरिया से 1 बिलियन के करीब जो डॉलर है वो इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो तेल तो साउथ कोरिया को जा चुका है पर लेकिन पैसा नहीं है क्योंकि डॉलर में वो सारे व्यापार चलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहां पर यूएसए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम ये काम कम कर दो तो हम तुम्हारा पैसा दिला देंगे वहां से। तो बच्चों वाली बात नहीं होती कि तुम मेरी रबड़ दे दो मैं तुमको पेंसिल दे दूंगा अपनी, वो वाली हरकतें की जा रही है यूएसए के द्वारा, एक प्रॉपर वे की डील साइन नहीं की जा रही है। और सोचने वाला सबसे बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल यहां पर ये है, अगर ये जल्दी से ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, यूएसए जल्दी से यहां पर जो हरकतें हैं वो अपनी नहीं छोड़ता है, तो जून के महीने में ईरान के अंदर इलेक्शन है। अगर ईरान के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसमें दूसरी पार्टी जीत कर आ गई जो कि कट्टरपंथी है, जो कि चिढ़ रही है हसन रूहानी से भी कि तुमने ईरान न्यूक्लियर डील क्यों साइन की थी, तो अगर वो पार्टी जीत कर आ गई तो इनके सर में जो है वो दर्द कर देगी और कभी भी ये ईरान न्यूक्लियर डील जैसी डील में किसी को एंट्री नहीं करने देगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हमारी कंट्री के लिए चिंता की बात यह रहती है कि हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन से काफी लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, तो अगर हमको कच्चा तेल नहीं मिलेगा तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ेगी। तो इसके चलते हम लोग ये चाहते हैं इस एरिया में शांति रहे, पर लेकिन शांति रह नहीं पाती है, वो एक अलग मुद्दा है, तो उसी के बारे में पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो आइडिया रखिएगा इसके बारे में। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये बात करिए मानस के बारे में। मानस क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ यानी कि इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बात की जा रही है, मानसिक जो भलाई है बेसिकली, ठीक है। मेंटल हेल्थ नॉर्मलसी कैसे होनी है और आर्गुमेंटेशन सिस्टम इसके अंदर वृद्धि कैसे करनी है, मेंटल हेल्थ सही रहे, तो इसके चलते प्रमोट की जा रही है एज जो ग्रुप है उसके अंदर वेलबींग के बारे में। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर मानस करके ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि इंसान की मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सके। तो मानस जो है यहां पर ये नेशनल प्रोग्राम है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी जो काउंसिल है जिसको PMSTIAC के नाम से जानते हैं। तो PMSTIAC जो है ये बेसिकली ये ओवर रीचिंग काउंसिल है जो कि इसके लिए काम करती है, जैसे कि फैसिलिटेट करती है प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस। इसी के साथ में यहाँ पर ये इसका काम ये रहता है कि स्पेसिफिक साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन में क्या काम किया जाए, कॉम्प्रीहेंड करती है एक तरीके से जो भी चैलेंज है, इसी के साथ में क्या क्या स्पेसिफिक इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, क्या क्या फ्यूचरिस्टिक जो रोड मैप हो सकते हैं और किस तरीके से चीजों को प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना है कि ये काम दिक्कत है इनको सुधारना है। तो ये सारे काम यहाँ पर ये काउंसिल करती है। तो इसी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये मानस वाला प्रोग्राम भी लाया गया है ताकि मेंटल हेल्थ को हमारी कंट्री में सुधारा जा सके। अगर इंसान की मेंटल हेल्थ सही रहेगी और वेल रहेगा इंसान तो सारे काम अच्छे से कर सकता है। तो कई सारी मिनिस्ट्री यहाँ पर मिलकर काम कर रही है इसके अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे लेवल पर प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चल सके, डेवलप कर सके, रिसर्च और इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रॉपर सॉल्यूशन इसका निकाला जा सके। तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम डेवलप किए जा रहे हैं इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड जो न्यूरो साइंस है, तो आप लोगों से कई बार ये इंस्टीट्यूट के नाम पूछे जाएंगे और मैच करने के लिए आ जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहां पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में है, याद रखना। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज काम करता है जो कि पुणे के अंदर है, याद रखना। यहां पर बात की जा रही है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, ये बेंगलुरु के अंदर है, ये भी कर्नाटक के अंदर हो गया और ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूट मिलकर यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि जो 15 से लेकर 35 की एज की जो यंग जनरेशन है उसको बेसिकली फोकस किया जा सके। देखिए अगर ये वाली जनरेशन अगर सही हेल्थ रखेगी तो बहुत सारी चीजों को सही कर पाएगी। अगर इसी जनरेशन में चीजें खराब होने लगी तो फिर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 15 से लेकर 35 का भी आप लोगों को आंकड़ा देकर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो मानस प्रोग्राम है ये बोल देंगे कि 40 से लेकर 80 साल के बीच के लिए है, ठीक है, बोल देंगे 20 से लेकर 55 साल के लिए है, तो नहीं, 15 से लेकर 35 साल के बीच में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि मोटा मोटा तौर पर बोला जाए तो ये जो प्रोग्राम यहां पर काम करने वाला है ये लगभग 20 साल के लिए काम करने वाला है, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और इसी के साथ में फिर 5 ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर 20 साल के लिए काम करेगा। तो 20 साल का ये आंकड़ा जो है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग यहां पर इसके बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो एम क्या है, ताकि हेल्थियर जो हमारे जो लोग हैं हेल्थियर कम्युनिटी हम लोग बना सके और पोटेंशियल बेसिकली बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जाती है वो इसी से हो पाएगा। इसी के साथ में
उत्तम मन, और यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर देखिए एक सक्षम जन, यानी कि उत्तम मन रहेगा तभी कोई सक्षम काम कर पाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा? तो ये मोटो भी यही रखा गया, उत्तम मन और सक्षम जन। सक्षम यानी कि काम करने लायक, जन माने इंसान, तो उत्तम मन रहेगा, अच्छे लेवल का मन रहेगा, तभी सक्षम जन बन पाएगा। तो ये मोटो भी इसी तरीके से इसका रखा गया है ताकि मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सके और सही डायरेक्शन में चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बड़ी ही प्यारी न्यूज थी। यहां पर ये क्वेश्चन भी बने आप लोगों से इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। और हाँ, आप लोग अपने लिए भी यहां पर यूज कर सकते हैं सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए बस पढ़ रहे हो इनको, ठीक है। ये सारे जो ऐप वगैरह है अपने लिए भी, अगर आप लोगों को दिक्कत लगती है कोई, तो आप लोग भी इनको डाउनलोड कर अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इसलिए ही यहां पर ये पढ़ाई जा रही है। तो एग्जाम में तो बाद में आएंगे, पहले अपनी हेल्थ को भी सही रख सकते हैं। ओके, ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, और कई सारे शब्द के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी यहां पर जानने को मिलेगी। समझ लेते हैं, चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर के बारे में बात की जा रही है। क्या क्या बात की जा रही है एक बार देख लेते हैं। रिसेंटली अभी यहां पर जो हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर क्या है, फिर फोर्स लेबर क्या है, तो इसके बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की गई कि इनको डिफाइन कैसे किया जाना चाहिए कि भाई साहब ये तो चाइल्ड लेबर हो गई, ये फोर्स लेबर होगी, तो इसको कैसे आप लोग डिफाइन करोगे। तो बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहां पर ये जैसे कि शुगर कैन की प्रोड्यूसिंग में कई सारे बच्चों को फोर्स लेबर में लगाया जाते हैं। इवन खेतों में काम करने के लिए बच्चों को लगाया जाता है, तो ये बोलते हैं उनके पेरेंट्स की हेल्प की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा तो वो कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो समझते हैं। तो स्टडी जो है वो कमीशन की गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और कोका कोला कंपनी के द्वारा। तो किसके द्वारा ये स्टडी की जा रही है? चाइल्ड लेबर को लेकर ये सारी चीजें। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और इसी के साथ में जो कोका कोला जो कंपनी है उनके द्वारा मिलकर यहां पर एक काम किया जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना। दूसरा यहां पर बोला गया है कि ऑथराइज्ड किया जा रहा है इनके द्वारा कि चाइल्ड लेबर को एक तरीके से चाइल्ड हेल्पिंग पेरेंट्स इन द फील्ड के तरीके से भी देखा जाता है। तो ये भी यहां पर एक तरीके से काउंट करना है कि किस तरीके से इसको डिसकंटिन्यू करना है। तो ये भी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अथॉरिटी यहां पर ये बोलते हैं कि यार ये तो अपने बच्चों से हेल्प, ये बच्चे हेल्प कर रहे हैं खेतों में, तो अपने बच्चों स्कूल में तो पढ़ने जाती हैं, स्कूल का टाइम बच जाता है तो फिर हेल्प करते हैं। क्या उसको भी आप लोग इस तरीके से देखोगे? तो इसके बारे में आप लोग का क्या मानना है? तो सबसे पहले अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा आर्टिकल 24 जो है संविधान के अंदर में वो चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में याद रखना। अगर चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाते हैं तो आर्टिकल 24 आप लोग याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसके बारे में इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट जो इंटरवीन जो यहां पर बेसिकली अगर बात करें यहां पर शुगर केन सेक्टर में मान लीजिए अगर किसी को बोलना है कि यहां पर बच्चों को नहीं लगाना है, तो या तो गवर्नमेंट काम कर सकती है या फिर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो कंपनी है वो काम कर सकती है, ताकि इंप्रूव किया जा सके जो भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिसके हाथ में पावर है, अब मेरे हाथ में पावर है कि इस लेक्चर में मुझे क्या चेंज करना है, तो मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूं, या फिर आप लोगों से पूछो, आप लोग बोलो कि हां सर ये चेंज कर दीजिए, तो वो चेंज किया जा सकता है इस लेक्चर के अंदर में। तो ये एक तरीके से पावर होगी। पर लेकिन कोई तीसरा बंदा जो ना तो लेक्चर देखता है ना किसी को कोई मतलब है, वो आके बोले यार ये लेक्चर कैसा है, इसमें ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तो फिर किसी को क्या करना है, ठीक है। तो वो नहीं कहते मियां बीबी राजी फिर क्या करेगा काजी, तो वो वाली बात हो जाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिस कंपनी में काम की जा रही है अगर वो सुधर जाए तो काफी कुछ यहां पर सुधारा जा सकता है। तो इसी के चलते पहले चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर या फिर फोर्स लेबर को किस तरीके की कैटेगरी में रखा गया, बॉन्डेड लेबर क्या है, तो उनको डिफाइन करने की बात की जा रही है। तो चाइल्ड लेबर को क्या बोला गया? चाइल्ड लेबर जो है डिफाइन किया जाता है वर्क दैट डिप्राइव द चिल्ड्रन देयर चाइल्डहुड पोटेंशियल, उसकी जो डिग्निटी है वो हार्मफुल फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल डेवलपमेंट को जो बेसिकली होता है वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। यानी कि चाइल्ड लेबर एक तरीके से उसको पढ़ाई करनी चाहिए तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और वो काम में लगा हुआ है बच्चा, तो उस तरीके से उसको देखा जाता है। इसके लिए एज भी है बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो 14th जो ईयर रखी गई यहां पर, ये इसीलिए बोला गया 6 से लेकर 14 साल के लिए कंपलसरी एजुकेशन हमारी कंट्री प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, और उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाई गई है पेरेंट्स की, ठीक है, ताकि उसको फॉलो कर सके। और आर्टिकल 21 के अंदर भी इसको डाला गया फंडामेंटल राइट के अंदर, ताकि चाइल्ड को एजुकेशन उनका राइट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये चाइल्ड लेबर हो गया। फोर्स लेबर क्या होता है? डिफाइन किया जाता है ऑल वर्क और जो सर्विस होती है बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है, ठीक है, उसको बेसिकली करनी पड़ती है कोई पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी, उसको फोर्सली काम करना पड़ता है एक तरीके से, उसके लिए उसको कई बार तो ऐसा होता है कुछ उसको मिलता भी नहीं है, ठीक है, तो पेनल्टी लगी होती है, उस पेनल्टी उतारने के लिए यहां पर ये काम किया जाता है। पर्सन हैज नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ वॉलंटरी, यानी कि पर्सन का मन नहीं है वो काम करने का, पर लेकिन उसको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोई जबरदस्ती कोई काम करा रहा है वो फोर्स लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। फोर्स लेबर इंक्लूड करता है जैसे स्लेवरी हो गया, ठीक है। स्लेवरी क्या होगी? एक तरीके से स्लेव बन गया, स्लेव इंसान अगर बन जाता है तो बिल्कुल एक तरीके से प्रॉपर्टी की तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे घर में जानवर
जानवर होते हैं। जैसे आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी देखी ना पद्मावत, उसमें वो जो काफुर रहता है मलिक काफुर, वो उसका स्लेव रहता है, बोलते हैं ना गला काट दो तुरंत काट दिया, तो उसको सैलरी नहीं चाहिए, बस उसको खाना पीना रहता है। जैसे घर में जानवर होते हैं तो स्लेव प्रॉपर्टी के तरीके से काउंट किया जाता है, तो स्लेवरी भी होती है, बाउंडेड लेबर होता है। यहाँ पर फिर बाउंडेड लेबर क्या होता है? बाउंडेड लेबर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दे दिया हाई इंटरेस्ट लेवल पर, ठीक है, और फिर उसको बोला कि इसको उतारते रहो, ठीक है, और फिर उसको लो वेज दे दी, यानी कि इतना लो वेज कर दी कि इंटरेस्ट भी वो उसका उतार नहीं पाएगा, मूल तो दूर की बात है, तो पूरी जिंदगी उसके उधारी में चलता रहेगा। और वहां पर उसको यहाँ पर उसकी पूरा परिवार, पहले बाप कर रहा था, फिर बेटा कर रहा है, फिर उसके बच्चे कर रहे हैं, तो ये बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पुराने टाइम पर ये काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिलती थी यार। अब तो आज के में तो हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, सोचो जिस टाइम पर ये चीजें हुआ करती थी किस तरीके से उनकी दुनियादारी चलती होगी। पुराने टाइम पर बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, मान लीजिए किसी के बाप ने कुछ पैसा लिया तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते थे कि तुम्हारे बाप ने इतना पैसा ले रखा था, तो बच्चे भी आकर जॉब कर रहे हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी। ऐसे ही नहीं है, संविधान में इतनी सारी चीजें रखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े रीजन है इनके पीछे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग समझ पाओगे सारी चीजें। चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करने की बात की जाती है हमारी कंट्री में। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का 14 साल के बच्चे को यहाँ पर चाइल्ड माना गया इसके अंदर में, तो इसको बाहर किया जाता है ताकि कोई भी ऐसा जो कठिन कार्य है, जो खतरनाक कार्य है, उसमें बच्चे को केमिकल प्लांट, फैक्ट्री, माइंस वगैरह नए काम करने दिया जाए। चिल्ड्रन जो है ओनली वर्क आफ्टर स्कूल के काम कर सकते हैं, और वो भी फैमिली के ओन काम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है, मान लीजिए किसी का बेटा जो है, किसी का पापा जो है वो किसान है, तो बच्चा स्कूल में जाएगा और शाम को आकर कोई थोड़ा बहुत खेत का काम करा सकते हैं, तो उसको स्कूल में प्रॉपर भेजना है, तो इसको यहां पर इस तरीके से समझा जाता है। पर लेकिन क्रिटिसिज्म क्या होता है, कई बार चाइल्ड लेबर जो है फैमिली या फिर फैमिली एंटरप्राइज है उसमें बच्चों को लगाए रहते हैं, ठीक है, तो ये गलत तरीके से देखा जाता है, ये ऐसे भी इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर भी कई सारे बच्चे आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बच्चे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारे काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड वर्क या फिर एग्रीकल्चर वाला एरिया। तो एक्ट जो है वो डिफाइन नहीं करता है सिंपली कि चाइल्ड में वर्क या आफ्टर स्कूल आर, तो वो इसके बारे में बात नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो गलत है, प्रॉपर वे में चीजों को डिफाइन करना चाहिए। मान लीजिए आप स्कूल चल नहीं रहे, छुट्टी है, तो पूरे दिन खेतों में लगा रखोगे या फिर कोई और कंपनी में फैक्ट्री में काम करवाओगे उनको, तो ये सारी चीजें डिफाइन होना चाहिए ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो संवारा जा सके। और अगर बच्चे देखिए सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही वो आगे चलकर एक तरीके से अपनी लाइफ भी सुधारेंगे और समाज को भी थोड़ा सुधारेंगे। वरना पता चला आगे चलकर चोरी चकारी करने वाला, जेब काटने वाला बन गया, तो फिर क्या करेगा, खुद की जिंदगी बर्बाद करेगा, दो चार को और मार कर मरेगा, तो वो वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो एजुकेशन जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है इन सब चीजों को चेंज करने के लिए, तो इसी के ऊपर ये स्टडी की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो याद रखिएगा इसके बारे में आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करते हैं ये आप लोग बताइए। इसके ऊपर अलग से मैंने इन दो आर्टिकल के ऊपर अलग से एक लेक्चर ले रखा है, अगर आप लोगों को याद होगा पॉलिटी के अंदर, ठीक है, तो उसको जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी का बड़ा ही प्यारा ये न्यूज है, इसमें आप लोगों को कई सारी चीजें जानने को मिलेगी कि हमारी कंट्री के पैसे की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर घटती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बेसिक एक बार आप लोग समझ गए तो फिर उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। समझ लेते हैं क्या बात की जा रही है। इंडियन रुपी के बारे में बात की जा रही है। पिछले कुछ टाइम में हमारा जो इंडियन रुपी है 9 मंथ में लो पहुंच गया है, यानी कि $1 देकर आप लोग यहां पर लगभग 75.4 रुपये आप लोग ले सकते हो। यानी कि अगर यूएसए में कोई $1 लेकर हमारी कंट्री में आएगा तो $75 रुपए उसको मिल जाएंगे और आसानी से हमारी कंट्री में एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम लोग अपनी कंट्री में से $75 लेकर जाएंगे तो तब जाकर यहां पर उनका $1 मिलेगा, इनके उनका ₹1 मिलेगा यूएसए का। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इससे कई बार कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो तो समझेंगे। पहले समझ लेते हैं आखिर कंडीशन ऐसी क्यों देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो बात की गई, हमारी कंट्री की जो रुपये को डिप्रिशिएट बोलते हैं। डिप्रिशिएट मतलब हमारी कंट्री की रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो गई डॉलर के कंपेयर में, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर रुपये की वैल्यू बढ़ जाए डॉलर के कंपेयर में तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट एवर लॉस अभी देखने को मिला लगभग 9 महीने में। सबसे लोअर लेवल पर पहुंच गई कंट्री की करेंसी ₹75 आ गया है $1 की वैल्यू। तो यहां पर अगर बात की जाए 22 मार्च 2021 में जो रुपये के द्वारा 4.2% का लॉस देखने को मिला डॉलर के कंपेयर में। तो रीजन क्या क्या है, सबसे पहला रीजन तो कोविड-19 बताया जा रहा है। जैसे इससे कोविड-19 की खबर आती है तो लोगों का जो बिजनेस धंधा ठप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। यूएसए में बिजनेस धंधा सब सही चल रहा है तो उनका डॉलर जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ पे चल रहा है, तो उसके कंपेयर में रुपये की वैल्यू गिर जाती है, रुपये पर प्रेशर बनता है। यूएसए के अंदर जो है बोला जा रहा है कि बेटर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो रुपये के ऊपर प्रेशर बन जाता है उसकी वजह से भी, ठीक है।
इसी के साथ में आरबीआई के द्वारा जो बेसिकली अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाइजेशन प्रोग्राम, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो मार्केट में पैसा आएगा। अब आप लोग ये समझिए, मार्केट में जितनी ज्यादा पैसे रहेगा तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा मार्केट में है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है डॉलर के कंपेयर में। आप लोग ये समझिए कि मार्केट में $1, पूरी मार्केट में $100 है, ठीक है, और पूरी मार्केट में 10,000 रुपए है या फिर 1,000 रुपए लगा लीजिए, चलिए, ठीक है, तो $1 के हिस्से में 10 रुपए आ गए। अब सोचिए पूरी मार्केट में यहां पर $1,00,000 हो गए और पूरी मार्केट में बस 100 ही रुपए हैं, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो रुपये की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि रुपये के कंपेयर में डॉलर जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो इसके चलते जो मार्केट में ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। वही बात है बिल्कुल, डायमंड जो है वो मार्केट में आप लोगों को बड़ा रेयर देखने को मिलता है, पर कोयला तो कहीं भी देखने को मिल जाएगा। मार्केट में हर एक ठेली पर एप्पल रखे हुए हैं, उनका प्राइस देखेगा, और पूरी मार्केट में एक ही ठेली पर एप्पल है उसका प्राइस देखेगा, तो जो एक ठेली पर है उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो अवेलेबिलिटी मार्केट में जो चीजों की रहेगी उसकी वजह से भी प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू खरीदेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, तो जैसे ही मार्केट में पैसा वो आएगा, वो मार्केट में पैसा आने की वजह से भी मार्केट में पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। इसी के साथ में एक और रीजन बताया गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है यानी कि एफपीआई जो है उनका इन्वेस्टमेंट काफी कम हुआ पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहां पर हमारी कंट्री में ये अभी रिसेंटली मार्केट में रुपये की वैल्यू डाउन देखने को मिल रही है। अगर रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, और किसको फायदा होता है, ये बात की जा रही है, समझ लेते हैं। अगर रुपये की वैल्यू डाउन होती है, कम होती है, तो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड से यानी कि जो बाहर से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको नुकसान होता है। अगर बेच रहे हैं कुछ तो उनको फायदा होता है, ठीक है। समझेंगे कैसे? अगर बाहर से मान लीजिए कोई सामान लेकर आए आप लोग यूएसए से, मान लीजिए आप लोगों ने एक मोबाइल खरीदा आईफोन, ठीक है, और आईफोन की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए यहां पर $1, ठीक है, या $2 लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, $2 इसकी वैल्यू है इस आईफोन की। यूएसए में जाओगे तो $2 में मिल जाएगा, पर लेकिन इंडिया के लिए अगर आप लोगों को रुपये देनी पड़ेगी तो इसके लिए आप लोगों को $75 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि $150 आप लोगों को देने पड़ेंगे इसके, इस पर्टिकुलर आईफोन के। अब जब रुपये की वैल्यू जो थी मान लीजिए $1 की वैल्यू जो है वो मान लीजिए $10 है, ठीक है, तो $10 में आ गया वो डॉलर, $1, तो $2 रहेगी इसके आईफोन की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग $20 में एक आईफोन खरीद लोगे। तो मतलब क्या हो गया कि जितनी रुपये की वैल्यू गिरती है उतना ही ज्यादा हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अगर बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। इसका अपोजिट देखिए, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए से कोई हमारी कंट्री में कोई सामान खरीदने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो $1 लेके आया, पहले वो $1 लेकर आता था, तो मान लीजिए उस टाइम पर डॉलर की वैल्यू यहां पर $20 थी, ठीक है, तो उस $1 से वो हमारी कंट्री में से मान लीजिए कोई सामान खरीद रहा है, एक किताब खरीद रहा है वो, ठीक है, तो वो किताब जो है $20 की है, तो $1 में लेकर चला गया, ठीक है, पता चला वो यहां पर आज की डेट में जो डॉलर की वैल्यू है $75 हो गई है, किताब की वैल्यू तो $20 है, तो $1 लेकर अगर वो आएगा तो वो क्या करेगा, वो $20 की किताब खरीदने के बाद भी $55 अपनी जेब में डालकर घूमेगा। यानी कहने का मतलब ये अभी पैसे बचे तो इसका मतलब और सामान खरीद सकता है वो अब हमारी कंट्री में। तो पता चला उसने 3 किताब खरीद ली आज के डेट में, पहले 1 खरीद रहा था अब 3 खरीद ली, अभी $5 बच गए, 5 ने भी $15 बच गए उसकी जेब में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो इंपोर्ट जो है वो तो महंगा हो जाता है क्योंकि बाहर से हम लोग लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है। इसलिए चाइना वाले जो है अपनी रुपये को डिप्रिशिएट करके रखते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे और वो सामान बाहर की कंट्री को बेचते रहे। तो ये दोनों चीजें हो गई, इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, महंगा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर फॉरेन में आप लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो अब महंगी हो जाएगी। रीजन क्या है, अब आप लोगों को $1 की वैल्यू जो है $75 देकर चुकानी पड़ेगी, जो पहले आप लोग यहां पर $20 $30 देकर चुका रहे थे। ट्रेवल करना चाहते हैं अगर आप लोग दूसरी कंट्री में, जैसे कि जहां पर डॉलर यूज किया जाता है, यूएसए के अंदर अगर आप लोग जा रहे हैं तो वो आप लोग काफी महंगा पड़ जाएगा आप लोग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, बहुत महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। इसी के साथ में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोग लेना चाहते हैं बाहर की कंट्री में तो वो भी आप लोग को महंगा पड़ेगा क्योंकि रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन है। इसी के साथ में फायदा कहां होगा, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए आप में से कोई पर्सन बाहर कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने घर आप लोगों ने पैसे भेजे, पैसे मान लीजिए आप लोगों ने वहां से भेजे $1000, ठीक है, $1000 भेजे। उस $1000 को अगर पहले आप लोग भेज रहे थे तो ये $1000 जो है यहाँ पर, ये पहले आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली $70 का डॉलर था, तो आप लोगों को यहाँ पर कितने मिले थे, लगभग $70,000 मिल रहे थे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर $75 का डॉलर हो गया, तो इसका मतलब है कि आप लोग घर वालों को $75,000 मिलेंगे। समझ रहे आप लोग, यहाँ पर पहले 70,000 मिले थे तो 5,000 फालतू मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि रेमिटेंस अगर बाहर से कोई कंट्री में आ रहा है तो उसको अब ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन से अगर कोई
डिस्कवरी स्टार है, पहले लेकर आ रहा था मान लीजिए $1000, तो यहाँ पर उसको 70,000 रुपए मिल रहे थे, वो तब मजे कर रहा था। अब 75,000 रुपए उसको मिल जाएंगे आते यहाँ पर, तो और 5,000 रुपए का मजा कर पाएगा इंडिया के अंदर, सस्ता हो जाएगा उसको इंडिया के अंदर घूमना। तो ये सारे फायदे और नुकसान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं अगर कोई रुपये की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको रिलेटेड कोई माइंड में डाउट अब होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर ये साइंस और टेक के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये भी एक प्यारी न्यूज है, इसमें बात की जा रही है अभी नैरो लाइट सेफर्ट 1 के बारे में। तो ये क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जो एस्ट्रोनॉमर है, इनके जो खगोल शास्त्री हैं, उनके द्वारा अभी एक गैलेक्सी का पता लगाया गया है, एक्टिव न्यू गैलेक्सी। इसका नाम है नैरो लाइट सेफर्ट 1, यानी कि ये NLS1 जो है बेसिकली ये अभी इससे ये पता लगाया गया है कि फारदेस्ट गामा रेज एमिट हो रही है इस पर्टिकुलर गैलेक्सी से, जिसका एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री के द्वारा पता लगाया गया है। तो क्या है ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो पहला तो ये याद रखिएगा। ओके, तो ये गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा है। साइंटिस्ट जो है यहाँ पर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो साइंस है उससे इन कोलैबोरेशन विद रिसर्च फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट यहाँ पर इनके द्वारा स्टडी की गई कि 25,000 ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्सीज जो हैं न्यूक्लियाई वो यहां पर देखने को मिलेंगे सोलर डिजिटल स्काई सर्वे के थ्रू। अगर बात करें तो एक्टिव जो गैलेक्सी न्यूक्लियाई यहां पर ये मोस्ट पावरफुल होता है, जिससे आप लोग ल्यूमिनस यानी कि जो रोशनी निकल कर आती है, जो स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस अगर रोशनी आ रही है तो उससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ कैसी ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो अगर उसको चले यहां पर तो सोलर डिजिटल स्काई जो सर्वे है यहां पर ये मेजर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडी जो रेडशिफ्ट सर्वे है यहां पर ये 2.5 मीटर वाइड एंगल यूज करता है, जो कि अपाचे पॉइंट ऑब्जर्वेटरी यहां पर न्यू मैक्सिको यूएसए के अंदर में, जिसके थ्रू यहां पर ये स्टडी की जा रही है मिलकर, ठीक है। इसी के साथ में मोस्ट डिटेल 3 डायमेंशन जो यूनिवर्स के बारे में भी यहां पर पता चलता है। तो क्या होता है देखिए, अगर इस तरीके से स्टडी करते रहते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है तो उसका पता चलता रहता है, और फिर उसी के बेस पर आगे अपनी स्टडी बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो बेसिकली बात की जा रही है अभी हाई एनर्जी गामा रेज इसके अंदर देखने को मिल रही है। गामा रेज जो निकल कर आ रही है रेयर ये एंटिटी होती है स्पेस के अंदर में, तो ये जो निकल कर आ रही है यूनिवर्स के अंदर है, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कितनी डिस्टेंस है, तो 4.7 बिलियन ईयर ओल्ड बेसिकली इसको पता लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें अभी जो रेड शिफ्ट का नाम यहां पर दिया गया है, तो ये जो रेड शिफ्ट है यहां पर ये इनेबल करती है एस्ट्रोनॉमर को कि वो डिस्कवर कर सके अदर जो इनविजिबल प्लैनेट है उनको भी, उसके बेस पर हम लोग पता लगा सकते हैं इसके बेस पर बेसिकली, ठीक है। तो एक तरीके से अनकवर्ड बिगिनिंग आप लोग बोल सकते हैं यूनिवर्स की, जो कि अब तक नहीं देखा है उसको भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर जो है रेड शिफ्ट का यूज करके यहां पर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसके बारे में पता लगाते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि मोस्ट जो डिस्टेंस प्रोडक्ट है वो क्या है, ओल्डेस्ट कौन सा है, कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये रेड शिफ्ट का यूज किया जाता है यहां पर ये। तो साइंटिस्ट जो है वो यूज की जाएगी जापान की 8.2 मीटर यहां पर बेसिकली यहां पर सुब्रू टेलीस्कोप जिसके बारे में बात की जा रही है, हवाई यूएसए के अंदर रखी है, ये लोकेटेड जो यहां पर है। ये कई सारे सिस्टम को यूज करके पता लगाया जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब कोई इतनी ज्यादा दूर है तो उसके बारे में तभी हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये बात की जा रही है ज्योग्राफी के अंदर, और एक लॉस्ट गोल्डन सिटी का पता चला है। गोल्ड की सिटी कहां पर, ये पता चली है इजिप्ट के अंदर। तो पहले आप लोग इजिप्ट देख लीजिए, यहां पर आप लोग इजिप्ट देख सकते हैं, ये नाइल रिवर होगी, सुएज कैनाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ में कनेक्ट करती है। इजिप्टियन पाउंड यहां पर इसकी करेंसी है, और कायरो यहां पर आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इजिप्ट के अंदर यहां पर अभी इसके ऊपर एक स्टडी की गई, बेसिकली स्टडी क्या की पता चला खुदाई में, जैसे हमारे यहां भी कई बार चीजें मिल जाती है खुदाई में, तो उसी तरीके खुदाई के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये जो डिस्कवरी की गई है इजिप्ट के अंदर में, ये 100 ईयर एगो ऑलमोस्ट यहां पर बात की जा रही है। तो जो किंग थे यहां पर तुतानखमुन, ठीक है, तो उनकी टोम्ब के पास में यहां पर ये चीज देखने को मिली। तब से यहां पर चीजें अनर्थन होना स्टार्ट किया, यानी खुदाई करना स्टार्ट की, और कई सारी चीजें मिली। तो अभी लोस्ट गोल्डन सिटी के बारे में पता चला, जो कि 18th जो डायनेस्टी है यहां पर किंग अमनहोटेप जो थर्ड थे, जो बेसिकली उनसे रिलेटेड थे, जो कि 1391 से लेके 1353 बीसी तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। तो ये लोस्ट जो गोल्डन सिटी है यहां पर ये बेसिकली सदर्न प्रोविंस में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका नाम रखा गया लुक्सोर, ठीक है। तो ये नियर द बेस्ट नोन जो मोन्यूमेंट है उसके आसपास आप लोग कई सारे नजर आएंगे। एक रिवर भी है, नाइल रिवर का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया भी, नाइल रिवर होके जाती है यहां पर, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट ये रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये इसके जो नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली टेंपल भी है, जो कि जिसका यहां पर आप लोगों को किंग जो रामसेस जो सेकंड है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी यहां पर कई सारे
टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो काफी पॉपुलर है। और ब्रिक वगैरह, आर्टिफैक्ट वगैरह, कई सारे टूल जो एंशिएंट, जो इजिप्ट, पोम्पी का भी नाम आप लोगों ने सुना था ना, तो यहाँ पर इस तरीके से भी कई सारी और चीजें देखने को मिल रही है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए किसी रीजन में कुछ लोग रहते हैं और वहां पर पहले नदी कोई बहा कर दी थी, नदी ने अपना प्रवाह चेंज कर दिया, तो लोग बाग जो है वहां से अपना सामान छोड़कर कहीं और दूसरे एरिया में जाकर रहने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई बाढ़ वगैरह आई, कोई सुनामी वगैरह आ गई, उसमें कई सारे लोग जो है दबकर मर गए वहीं पर, तो कुछ लोग जान बचाकर भागे, कुछ बहाकर ले गए चीजें, तो कई बार ऐसी चीजें दबी हुई रह जाती हैं। तो जब उनको खुदाई की जाती है तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बोला भी था, आज की डेट में इतने गैजेट्स वगैरह, इतनी सारी चीजें, इतने इक्विपमेंट वगैरह हो चुके हैं, अगर ये सारी दुनिया यहीं पर ही खत्म हो जाए और आगे आने वाले टाइम में जो जनरेशन पैदा हो, फिर वो कभी आकर चीजों को खोदेगी, तो दुनिया भर के मोबाइल उनको देखने को मिलेंगे लैपटॉप, मोबाइल, ये ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सबसे एडवांस एरा में आज के डेट में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये इजिप्ट के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग मैप में भी यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपनी कंट्री होगी तो इजिप्ट है यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, तो इसके साथ में आप लोग कंपेयर कर जरूर देखा कीजिए ताकि माइंड में कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, तो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है कोविड-19 की वैक्सीन है जो कि रसिया से निकल कर आती है, और हमारी कंट्री में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको डीसीजीआई आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा भी इमरजेंसी अप्रूवल इसको दे दिया गया है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो कोविड सेल जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्स जो है भारत बायोटेक, ये दो फिलहाल अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर अप्रूव की जा रही है, यूज की जा रही है। अभी यहां पर जो स्पुतनिक 5 है, तो अभी हमारी कंट्री में गामलिया नेशनल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है एपिडेमियोलॉजी, यहां पर इसके साथ, सॉरी हमारी कंट्री में नहीं, यहाँ रसिया का ये इंस्टीट्यूट है गामलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एपिडेमियोलॉजी, और ये यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के अंदर में। तो हमारी कंट्री में ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट वायरस जो हैं, इसके स्ट्रेन बेसिकली जो यूज किए जा रहे हैं ताकि ह्यूमन के अंदर चेंज लाए जा सके। और एक तरीके से यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर यह एडिनो वायरस, ठीक है। तो एडिनो वायरस जो है नॉर्मली कॉमन कोल्ड के लिए इसको यूज किया जाता था। तो एडिनो वायरस जो है ये वीक करेगा जो दूसरे भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ताकि रिप्लिकेट कर सके बॉडी के अंदर में, और ये बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यानी कि मतलब ये है कि जो वायरस की जो रियल जो हमारी बॉडी के अंदर जो थ्रेट होती है उसको ये कम करने का काम करेगा और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, और एंटीबॉडी जो है बेसिकली देखने को मिलेगी ताकि बॉडी में सही तरीके से काम को कर सके। जो स्पुतनिक है यहाँ पर ये डिफरेंट वेक्टर बेसिकली यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 21 दिन के लेवल पर 2 डोज दिए जाएंगे। पहला जो डोज होगा आज दे दिया मान लीजिए, फिर 21 दिन बाद दिया जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में 2 डिफरेंट सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें डिफरेंट वेक्टर यूज किए जाएंगे, और ये जो ड्यूरेशन रहेगी ये यहाँ पर इस टाइम पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये काम करेंगे बॉडी के अंदर में। स्पुतनिक 5 वैसे तो -80 के टेम्परेचर पर रखी जाती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग इसको फ्रीज कर देते हैं, यानी जमा देते हैं, तो ये 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भी फिर आप लोग इसको रख सकते हैं अगर आप लोग इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके चलते एडिशनल कोल्ड चेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की आती है उससे थोड़ा पीछा छूट जाएगा अगर आप लोग इसको जमा लेते हैं। ऐसे नहीं जैसे आज के दिन में आइसक्रीम रखनी है तो आप लोग उसको आराम से रख लेते हैं एक बार जमाने के बाद में। फेज 3 ट्रायल यहाँ पर इसका ये द लैंसेट में भी छपा था, जिसमें 91.6% एफिकेसी इसकी दिखाई गई थी। हमारी कंट्री में जो डॉक्टर रेड्डी लैब है वो यहाँ पर मिलकर इसके साथ में काम कर रहे हैं और इमरजेंसी अप्रूवल इनके थ्रू यहाँ पर मिला है। तो आगे देखते हैं कैसे चीजों को लेकर चला जाता है। तो अभी और भी दवाई मार्केट में आ रही है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सोशल इश्यू है और एक पॉलिटिकल इश्यू भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट तरीके से। अभी हमारी कंट्री में जो ग्रेवेंस है इसके लिए पोर्टल बनाए गए हैं। अगर यहां पर जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं अगर उनको कोई नुकसान देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर में, तो देखिए अपनी ऑनलाइन ग्रेवेंस वो यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो पोर्टल रहेगा तो हर टाइम अवेलेबल रहेगा, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो अपना रजिस्टर कर सकता है कंप्लेन, और रियल टाइम में उसको चेक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है डिजाइन इन कोलैबोरेशन विद, तो भास्करा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस जो एप्लीकेशन है जियो इन्फॉर्मेटिक उसके साथ मिलकर यहां पर काम किया जा रहा है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा ताकि एंड टू एंड ई फाइल कंप्लेन की जा सके और ग्रेवेंस और उसको ट्रैक भी किया जा सके। बेसिकली फायदा क्या देखने को मिलेगा, देखिए हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम है ई कोर्ट, तो ई कोर्ट चल रहा है, तो ई कोर्ट में हम लोग टाइम बाउंड मैनर में कई सारी ग्रेवेंस जो है वो यहां पर रिड्रेसल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैठा है एक पर्टिकुलर पर्सन, उसने अपनी ग्रेवेंस डाली, वहां से उसका सोल्यूशन आया, तो मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल जो सबमिशन होता है वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, पर लेकिन एक ऑल्टरनेटिव भी हो गया आप लोगों के पास में कोरोना के टाइम पर, ये अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि आप लोग ऑनलाइन भी चीजें कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यहां पर हमारी कंट्री बनाएगी इन सब मैटर को देखने के लिए, और आर्टिकल 338 ये इसके अंदर से यहां पर निकल कर आता है। पहले यहां पर
पहले हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों एक जगह हुआ करते थे, जो कि कंप्लेन देखा करते थे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है वो सारी बात किया करते थे। पर लेकिन आगे चलकर क्या किया गया, 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 89th, यहां पर 89, ठीक है, तो 89 89th, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया, इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 338A, तो ये एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया। पहले आर्टिकल 338 में दोनों थी, अब अलग अलग आर्टिकल में बन गया। एक में शेड्यूल कास्ट आ गया आर्टिकल 338 में, और आर्टिकल 338A के अंदर में शेड्यूल ट्राइब आ गया। तो इस तरीके से ये फिर अलग अलग कमीशन हमारी कंट्री में आ गए 2004 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। तो इससे पहले यहां पर एक ही बॉडी के अंदर दोनों चीजें आया करती थी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में इनको अलग अलग बना दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का एक चैप्टर भी है पूरा, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो ये था डिस्कशन, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में फिर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 4 छोटी छोटी न्यूज देखी। पहली न्यूज में हम लोगों ने जाना बेसिकली किसके बारे में, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। दूसरी न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो रिवर डॉल्फिन के बारे में बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने मेघालय के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है उमनगोट, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लीलावती अवार्ड के बारे में जाना, और ये रिवर भी आप लोगों ने देखी प्यारी सी। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ईरान के बारे में बातें जानी, कुछ बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने मानस जो प्रोग्राम है उसके बारे में समझा, क्या क्या चीजें डिटेल में समझी। स्टेट की न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर लेबर के बारे में समझा, चाइल्ड लेबर को किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। इकोनॉमी के अंदर इंडियन रुपी कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, जितना मुझसे हो सका एक डिटेल में मैंने डिस्कस किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाओगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने गैलेक्सी के बारे में जाना, जो कि बेसिकली स्टडी की जा रही है। ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने लॉस्ट गोल्डन सिटी इजिप्ट के अंदर देखी, इसके चलते हम लोगों ने करेंसी और इजिप्ट का मैप वगैरह ये भी सब चीजें देखी। हेल्थ के बारे में बात करें तो स्पुतनिक के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि रसिया की मेडिसिन है, और इसी के साथ में नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कमीशन के बारे में जाना। तो ये टोटल डिस्कशन था। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इंडस और जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, इनको किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, IUCN के हिसाब से। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि ये उमनगोट रिवर जो है यहाँ पर ये कहां पर लोकेटेड है, ये बताइए, और किस किस को डिवाइड करते हैं, इन हिल के नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा लीलावती अवार्ड दिए जाते हैं, इसका मानस का मोटो क्या था, ये आप लोगों को बताना है। DCGI की फुल फॉर्म बतानी है, और स्पुतनिक 5 किस कंट्री की मेडिसिन है, कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब। तो अलग अलग दोनों बता दीजिए। चलिए रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वाले डे का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, इसके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बात की जा रही है, तो 1928 में यहां पर एक स्कॉलर थे जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई थी। पॉपुलेशन जो है यहां पर ये बात की जा रही है, लार्जेस्ट ब्लैकिश जो वाटर जो लेक है उसमें देखने को मिली डॉल्फिन की, तो ये कहां पर है ब्लैकिश वाटर हमारी कंट्री में लार्जेस्ट। FATF की फुल फॉर्म किसके द्वारा ये बनाया गया था, 1989 में। इसी के साथ में यहां पर टेररिज्म फाइनेंसिंग कब ऐड की गई थी, कौन सा पीस अकॉर्ड था यहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ये आप लोगों को बताना था। ईशांता कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इनोग्रेट किया गया, कौन सा मिशन है जिसमें हमारी कंट्री में इंडिजिनस ये कोविड-19 की दवाई बनाई जा रही है। ये PMSBHGY ये क्या है, जो हमारी कंट्री में सब घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की बात करती है। तो ये एक पर्टिकुलर मिशन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके, यहां पर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले थीम की बात की जा रही है, कॉम्प्लेक्स पास्ट कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स फ्यूचर, ये इससे निकल कर आती है थीम। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मुस्लिम ब्रदरहुड, हसन अल बनान, ठीक है, तो ये इनके द्वारा बनाया गया था, जो इंपॉर्टेंट है। चिल्का जो लेक है ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में है, तो लार्जेस्ट खारे वाटर की लेक है हमारी कंट्री में, जहां पर डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ गई है, डबल हो गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बोलते हैं, 1989 का इनिशिएटिव था जो G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आगे लगा मनी लॉन्ड्रिंग से काम नहीं चलेगा, तो 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इनके द्वारा ऐड कर दी गई। ठीक है, ओस्लो पीस अकॉर्ड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1990 का, जो कि इजराइल और पैलेस्टीन में शांति बनाए रखने का काम करता है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, ई शांता प्रोग्राम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। मिशन कोविड सुरक्षा, हमारी कंट्री में कोविड-19 की दवाई बनाने का प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य का भी नाम दिया गया, 2017 में लॉन्च की गई, ताकि हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।